हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निफाई। आज की वीडियो में हम ऑटोमेटिक ग्रामेटाइजेटर को ही कंटिन्यू करेंगे। तो 6 महीनों में मशीन बनकर तैयार थी। उस मशीन को एक अलग बिल्डिंग में रखा गया था और उस बिल्डिंग में मिस्टर बोलेन और नाइप के अलावा कोई नहीं जा सकता था। बहुत एक्साइटेड थे दोनों, नाइप और मिस्टर बोलेन, क्योंकि वो दोनों सबसे पहली स्टोरी लिखने जा रहे थे उस मशीन से। दोनों नर्वस भी थे। कौन सा बटन? मिस्टर बोलेन ने पूछा। आप जो चाहे वो चूज़ कर लें सर, इतने सारे बटन्स हैं। अरे यार, मुझे कैसे पता होगा? मिस्टर बोलेन ने कहा। अच्छा सर, मैं देखता हूँ। हाँ, ये वाला बटन। अडोल्फ नाइप ने टुडेज वुमेन नाम का बटन दबा दिया। मशीन चलने की आवाज़ पूरे रूम में फैल गई। छोटे छोटे लिवर्स बहुत तेज़ी से चल रहे थे और हर एक सेकंड पर एक शीट निकल रही थी। बस ये रही आपकी स्टोरी, नाइब ने कहा। अब जो शीट्स निकल कर आई थी उस पर कुछ ऐसा लिखा हुआ मिला। ये देखकर मिस्टर बोलेन का टेम्पर हाई हो गया और वो चिल्लाने लगे नाइब पर। ये कभी काम नहीं करेगी। मुझे पता है ये कभी नहीं काम करेगी। नाइब ने उनको शांत करा और इस बार उसने रीडर्स डाइजेस्ट नाम का बटन दबाया। लेकिन इस बार कुछ इस टाइप का लिखा उस मशीन ने। मिस्टर बोलेन बोले, ये बकवास है, फालतू है, एकदम कूड़ा है एकदम। नहीं नहीं सर, सब सही है, ध्यान से देखिए। इसने बस स्पेसेस नहीं दी हैं वर्ड्स के बीच में। देखिए सर, ये देखिए। और फिर कुछ दिनों के बाद अगले ट्रायल में वो मशीन बिल्कुल परफेक्ट स्टोरीज लिख रही थी। कॉमा, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, सब कुछ सही था। तो उनकी सबसे पहली स्टोरी कुछ ऐसे थी कि एक लड़का था जो अपने बॉस की नज़रों में अच्छा बनना चाहता था। तो ऐसा करने के लिए उसने एक प्लान बनाया। उसने अपने दोस्त से कहा कि जब मेरे बॉस की बेटी अपनी कार से इस रास्ते से पास हो तो उसे गन दिखाकर रोक लेना और उसको पकड़े रहना। फिर मैं आकर उस लड़की को बचा लूँगा। तो ये प्लान बनाया उसने अपने बॉस की नज़रों में अच्छा बनने के लिए, ताकि उसको प्रमोशन मिल सके और ज़्यादा सैलरी मिले। उसके इस काम से उसके बॉस की जो बेटी थी वो बहुत खुश हुई। उसने बचाया उसको तो उसके बॉस की बेटी बहुत खुश हुई। लेकिन उसके बॉस को शक हुआ उस लड़के पर और उन्होंने उस लड़के से सख्ती से पूछताछ करी। फिर उसने सब कुछ सच सच बता दिया। और कमाल की बात यह हुई कि उसके बॉस ने उसको लात मार के बाहर निकालने की बजाय उसकी काबिलियत की तारीफ करी। और उस लड़की ने उसकी ईमानदारी और उसके लुक्स की तारीफ करी। उसके बॉस ने उस लड़के को अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड बना दिया और उसकी बेटी ने उससे शादी कर ली। तो ऐसी स्टोरी नाइब ने बनाई उस मशीन से। और इस स्टोरी को पढ़ने के बाद उसने एक्साइटमेंट में 6 और स्टोरीज लिख डाली, जिसमें से सिर्फ एक स्टोरी ठीक ठाक थी, ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और बाकी सब बढ़िया थी। मिस्टर बोलेन अब मान गए कि हाँ, ये मशीन बढ़िया है, और उन्होंने लिटरेरी एजेंसी बनाने का फैसला करा और नाइप को उसका इंचार्ज बनाया। नाइप ने पहली 12 स्टोरीज को भेज दिया पब्लिशर्स के पास, जिसमें से 4 स्टोरीज पर उसने अपना नाम लिखा, एक स्टोरी पर उसने मिस्टर बोलेन का नाम लिखा और बाकी पर उसने बनाकर नाम लिख दिए, अपने मन से नाम बनाकर लिख दिए। जो पहली 12 स्टोरीज नाइप ने भेजी थी उसमें से 5 स्टोरीज एक्सेप्ट कर ली थी पब्लिशर्स ने, लेकिन जिस पर मिस्टर बोलेन का नाम लिखा था वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। फिर नाइप ने तुरंत जाकर उस मशीन से एक और स्टोरी लिखी, उस पर मिस्टर बोलेन का नाम डाला और मेल कर दिया उसी पब्लिशर को, और वो स्टोरी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। इन लोग का काम बहुत अच्छे से चलने लगा। अच्छा खासा पैसा कमाने लगे ये लोग। नाइप 30 स्टोरीज पर वीक निकाल रहा था। 30 स्टोरीज एक हफ्ते में निकाल रहा था वो, जिसमें से लगभग आधी बिक जाती थी और आधी नहीं बिकती थी। अब नाइप का नाम होने लगा लिटरेरी सर्कल्स में। लिटरेचर की दुनिया में नाइप एक सक्सेसफुल राइटर बन गया था। मिस्टर बोलेन का भी नाम हो रहा था, लेकिन मिस्टर बोलेन का नाइप की तरह नाम नहीं हो रहा था। उनको नाइप जितना फेम नहीं मिला। अपने साथ साथ नाइप ने जो नकली राइटर्स बनाए हुए थे उनका भी नाम वो बना रहा था लिटरेचर की दुनिया में। अब अगर सारी स्टोरीज वो अपने नाम से या मिस्टर बोलेन के नाम से पब्लिश करता तो लोगों को शक होता, पब्लिशर्स को शक होता कि एक राइटर या दो राइटर एक हफ्ते में इतनी स्टोरीज कैसे लिख रहे हैं। तो इसीलिए वो अच्छी वाली स्टोरीज पर अपना और मिस्टर बोलेन का नाम लिखता था और बाकी स्टोरीज पर उन नकली ऑथर्स का नाम डाल देता था जो उसने अपने मन से बनाए थे। फिर ये डिसाइड करा गया कि अब स्टोरीज के साथ साथ नॉवेल्स भी लिखें हम लोग। मिस्टर बोलेन ने लिटरेरी वर्ल्ड में और नाम बनाने के लिए नाइप से कहा कि तुम तुरंत एडजस्टमेंट करो इस मशीन में, जिससे ये नॉवेल भी लिख सके। और उन्होंने बिल्कुल रट लगा दी कि मुझे नॉवेल लिखना है, मुझे नॉवेल लिखना है। एकदम छोटे बच्चों की तरह वो यही बार बार कह रहे थे। और बिल्कुल आप लिखेंगे सर, आप ज़रूर नॉवेल लिखेंगे, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा धीरज रखिए, इसके लिए मुझे एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सब मुझसे कहते रहते हैं कि मुझे अब नॉवेल लिखनी चाहिए। हर तरह के पब्लिशर्स दिन रात मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि मुझे अब सच में कुछ इम्पोर्टेंट लिखना चाहिए।
नॉवेल ही तो मायने रखती है। हम नॉवेल्स लिखेंगे सर, जितनी चाहे उतनी नॉवेल्स लिखेंगे, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सब्र रखिए। अच्छा, मेरी बात सुनो नाइब, मुझे एक सीरियस नॉवेल लिखनी है। एक ऐसी नॉवेल जिसे पढ़कर लोग हैरान हो जाएं। मुझे लगता है कि तुम सारी अच्छी वाली स्टोरीज जो होती हैं उन पर अपना नाम डालते हो। सारी अच्छी वाली स्टोरीज तुम अपने लिए बचा कर रखते हो। नहीं नहीं मिस्टर बोलेन, ऐसा नहीं है। तो इस बार मैं एक हाई क्लास इंटेलिजेंट बुक लिखना चाहता हूँ। मिस्टर बोलेन, मैं इस मशीन में एक स्विच बोर्ड लगा रहा हूँ जिससे आप जैसी चाहे वैसी स्टोरी लिख सकते हो। और फिर ऐसा ही हुआ। कुछ महीनों में नाइप ने उस मशीन में नॉवेल लिखने के लिए एक कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल सिस्टम बना दिया जिससे ऑथर किसी भी टाइप का प्लॉट और स्टाइल प्री सेलेक्ट कर सकता था। बहुत सारे डायल्स और लिवर्स लगे थे और ये मशीन किसी बहुत बड़े एरोप्लेन के इंस्ट्रूमेंट पैनल की तरह दिख रही थी। बहुत सारे बटन्स, डायल्स और लिवर्स लग गए थे उसमें। सबसे पहली रो में मास्टर बटन्स थे जिससे राइटर ये डिसाइड करेगा कि स्टोरी कैसी होगी। हिस्टोरिकल, सैटारिकल, फिलोसॉफिकल, पॉलिटिकल, रोमांटिक, इरोटिक, ह्यूमरस और स्ट्रेट। फिर सेकंड रो में बेसिक बटन्स थे जिससे राइटर थीम चूज करेगा। आर्मी लाइफ, पाइनियर डेज, सिविल वॉर, वर्ल्ड वॉर, रेशियल प्रॉब्लम, वाइल्ड वेस्ट, कंट्री लाइफ, चाइल्डहुड मेमोरीज, सी फारिंग, द सी बॉटम और बहुत बहुत सारे बटन्स थे। थर्ड रो में क्या स्टाइल रहेगा स्टोरी का, इसके बटन्स लगे थे। क्लासिकल, विम्सिकल, रेसी, हेमिंगवे, फॉकनर, जॉयस एटसेट्रा। अब फोर्थ रो कैरेक्टर्स के लिए थी, फिफ्थ रो वर्डेज के लिए थी, और इन सब के बाद बहुत रोज थी प्री सेलेक्टर बटन्स की। तो अब मशीन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी और उसी के साथ बहुत कुछ कंट्रोल करने को भी था। और अब इतनी ज़्यादा चीज़ें राइटर के कंट्रोल में थी कि उसको कम से कम 15 मिनट बैठना पड़ेगा एक नॉवेल लिखने के लिए। डैशबोर्ड पर बहुत सारे डायल्स और गॉजेज लग गए थे जो राइटर को ये बताते कि उसकी नॉवेल कहाँ तक पहुँची, कितनी कंप्लीट हो गई उसकी नॉवेल। अब मिस्टर बोलेन इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन को देखकर परेशान हो गए। पहली वाली मशीन एकदम सिंपल सी थी, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने को भी नहीं था उसमें। लेकिन अब मशीन में बहुत कुछ कंट्रोल करने को था। बिल्कुल एरोप्लेन के इंस्ट्रूमेंट पैनल की तरह बना दिया था नाइप ने। तो ये देखकर मिस्टर बोलेन बोले, ओ गॉड नाइप, मैं तो कभी इस मशीन से नॉवेल नहीं लिख पाऊंगा। इससे आसान तो हाथ से लिखना रहेगा। आप जल्दी इसके यूज टू हो जाएंगे मिस्टर बोलेन, ये मेरा वादा है आपसे। 1-2 हफ्ते की बात है बस। फिर आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, आप बिल्कुल आसानी से नॉवेल लिख पाएंगे। ये बिल्कुल ड्राइविंग सीखने की तरह है। फिर मिस्टर बोलेन ने थोड़ी प्रैक्टिस करी और अपनी पहली नॉवेल लिखने को कहा नाइप से। मिस्टर बोलेन ने ये बटन्स चूज़ करे। मास्टर बटन चूज़ करा सैटारिकल का, सब्जेक्ट लिया रेशियल प्रॉब्लम, स्टाइल उन्होंने क्लासिकल रखा, और उस स्टोरी के कैरेक्टर्स उन्होंने लिए 6 आदमी, 4 औरतें और 1 बच्चा, और लेंथ उन्होंने उस नॉवेल की रखी 15 चैप्टर्स की। अब मिस्टर बोलेन ने पहली बार नॉवेल लिखी थी। पहली बार में थोड़ी दिक्कत तो होती है, तो किसी तरह से उन्होंने अपनी पहली नॉवेल लिखी। नाइप ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया पहली नॉवेल पर। बहुत सारे पेजेस टाइप होकर निकले थे उस मशीन से। मिस्टर बोलिन का चेहरा पसीना पसीना हो गया था। हो गया सर, आपने कर दिखाया। मुझे दिखाओ नाइप, मैं भी देखूं क्या लिखा है मशीन ने। मिस्टर बोलिन ने नॉवेल का पहला चैप्टर पढ़ा और हर पेज पढ़ने के बाद वो नाइप को पकड़ाते जा रहे थे पेजेस। ओह हो नाइप, ये क्या है? अब मिस्टर बोलिन ने नॉवेल को पढ़ा और वो उनको पसंद नहीं आई और उन्होंने उस नॉवेल पर अपना नाम लिखने से मना कर दिया। नाइप, तुम फिर कुछ गड़बड़ कर रहे हो ना? तुम फिर कोई चाल चल रहे हो ना मेरे साथ? अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है। मिस्टर बोलिन, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने पैशन वाले पेडल को कुछ ज़्यादा ही दबा दिया था? माय डियर बॉय, मुझे क्या पता होगा? मुझे कैसे पता कि पैशन वाला पेडल ज़्यादा दब गया कि कम दबा? आप एक बार फिर से ट्राई क्यों नहीं करते? तो अब मिस्टर बोलिन ने दूसरी बार नॉवेल लिखी और इस बार सब सही से हुआ। जैसी वो चाहते थे वैसी ही नॉवेल निकल कर आई उस मशीन से। 1 हफ्ते के अंदर मिस्टर बोलिन की नॉवेल पब्लिशर्स ने एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद नाइप ने भी नॉवेल लिखा। फिर उसने 12 नॉवेल्स और लिखे और कुछ टाइम में ही एडोल्फ नाइप की लिटरेरी एजेंसी फेमस हो गई और एक बार फिर से इन दोनों के पास पैसा आने लगा। पहले स्टोरीज से पैसे आ रहे थे और अब नॉवेल्स से भी पैसे आने लगे। अब इस स्टेज पर आने के बाद नाइप ने अपने बिजनेस को बड़े लेवल पर ले जाने का सोचा। वो मिस्टर बोलेन से कहने लगा, देखिए मिस्टर बोलेन, मार्केट में अभी भी बहुत कंपटीशन है, तो क्यों ना हम अपनी कंट्री के सारे राइटर्स को ऑब्जॉर्व कर लें, उनसे अपने हिसाब से स्टोरीज लिखवाएं। मुझे नहीं पता कि तुम क्या कहना चाह रहे हो माय बॉय, लेकिन तुम राइटर्स को ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं सर, जैसे रॉकफेलर ने अपनी ऑयल कंपनीज के साथ करा था। उनको खरीद लो और अगर वो बिकने के लिए ना माने तो उनको बर्बाद कर दो, उनका काम खराब कर दो।
इतना आसान है ये। केयरफुल नाउ नाइप, बी केयरफुल। संभल कर नाइप, संभल कर। मेरे पास पूरी लिस्ट है अपनी कंट्री के 50 मोस्ट सक्सेसफुल राइटर्स की, और मैं ये करूँगा कि सबको लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट का ऑफ़र दूंगा। उनको एक शब्द भी नहीं लिखना है अपनी पूरी ज़िंदगी में, और उनको अपना नाम हमें देना होगा ताकि हम उनका नाम अपनी स्टोरीज़ पर यूज़ कर सकें। ऐसा करना कैसा रहेगा? अब नाइप उन राइटर्स का नाम अपनी स्टोरीज़ पर यूज़ करेगा तो उस राइटर के नाम से नॉवेल्स और स्टोरीज़ और सेल होंगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हैरी पॉटर बुक की ऑथर जेके रॉलिंग का नाम अगर हम किसी नॉर्मल सी बुक पर लिखेंगे तो उनके नाम की वजह से बहुत कॉपीज़ बिकेंगी। तो नाइप यही दिमाग लगा रहा है यहाँ पर कि हम फेमस ऑथर्स के नाम अपनी स्टोरीज़ पर डालेंगे तो उनके सिर्फ नाम की वजह से और स्टोरीज़ बिकेंगी। हम उनको लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़र करेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में एक शब्द भी ना लिखें, वो सिर्फ हमारी एजेंसी के लिए लिखें और हम उनका नाम यूज़ करेंगे। वो लोग कभी नहीं मानेंगे। आप राइटर्स को नहीं जानते मिस्टर बोलेन, आप बस देखते जाओ क्या होता है। अच्छा, क्रिएटिव अर्ज का क्या नाइप? क्रिएटिव अर्ज का क्या करोगे तुम? ये सब फालतू है। असल में वो सिर्फ पैसे में इंटरेस्टेड है। बाकी सब की तरह राइटर्स भी पैसे के पीछे भागते हैं। तो मिस्टर बोलेन मान गए इस आइडिया को ट्राई करने के लिए कि चलो एक बार ट्राई कर देखते हैं क्या होता है। नाइप अपनी लिस्ट के हिसाब से अपनी कार से जाने लगा राइटर्स के पास। सबसे पहले वो एक बहुत सक्सेसफुल राइटर के पास गया जिनका नाम उसकी लिस्ट के टॉप पे था। तो वो उनके पास गया और उसने अपना ऑफ़र बताया उनको। उसने एक सूटकेस दिया उनको जो नॉवेल्स के सैंपल से भरा था, और फिर आखिर में उसने अपना गोल्डन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़र करा उस आदमी को। उन्होंने नाइप की बात को आराम से एकदम ध्यान से सुना और उन्हें लगा कि ये कोई पागल है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है। उन्होंने नाइप को ड्रिंक पिलाई और फिर प्यार से उसे बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। फिर नाइप अपनी लिस्ट के सेकंड राइटर के पास गया। वो बहुत सीरियस था और उसने जब नाइप को देखा तो उसने एक मेटल के पेपर वेट से अटैक कर दिया नाइप पर, और फिर नाइप को गार्डन के रास्ते से भागना पड़ा। उसे ऐसी बेइज्जती मिली जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी और वो तीसरे राइटर के पास गया जो एक फीमेल राइटर थी। वो अपनी मोटी रोमांटिक बुक्स से फेमस थी और उनकी मिलियंस में बुक्स बिकती थीं। उन्होंने अच्छे से नाइप को रिसीव किया और उसकी स्टोरी को सुना, उसके ऑफ़र को ध्यान से सुना। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम्हारी बात पर भरोसा करना मुश्किल लग रहा है मुझे थोड़ा। मैडम, मेरे साथ चलिए और आप खुद देख लीजिए, मेरी कार आपका इंतज़ार कर रही है। तो नाइप उनको लेकर गया। उसने उनको मशीन दिखाई और उनको ड्राइवर सीट पर भी बैठने दिया। ऑल राइट, तो क्या आपको बुक चाहिए? नाइप ने कहा। ओह यस प्लीज़। वो एक सक्सेसफुल राइटर थी तो इसलिए उनको पता था कि उन्हें क्या चाहिए। उन्होंने कुछ प्री सेलेक्टर बटन्स दबाए और एक लंबी रोमांटिक पैशन फिल्ड नॉवेल लिखी। उन्होंने उस नॉवेल को पढ़ा और वो उनको इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उन्होंने ऑन द स्पॉट साइन कर दिया नाइप के कॉन्ट्रैक्ट को। चलो, एक राइटर तो रास्ते से हटा। काफ़ी बड़ा राइटर हट गया रास्ते से, नाइप ने मिस्टर बोलेन से कहा। नाइस वर्क माय बॉय। अच्छा, आपको पता है कि उन्होंने क्यों साइन करा? क्यों करा? पैसे के लिए नहीं करा, उनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है। तो फिर उस राइटर ने साइन क्यों करा? क्योंकि सर उन्होंने देख लिया था कि मशीन से लिखी गई स्टोरीज़ उनकी खुद की स्टोरीज़ से बढ़िया थी। मशीन उनसे अच्छी स्टोरीज़ लिख रही थी। फिर इसके बाद से नाइप ने मीडियोकर राइटर्स को कॉन्सेंट्रेट किया। बड़े राइटर्स जल्दी मानते नहीं थे तो नाइप ने सोचा कि पहले मीडियोकर राइटर्स को हटाओ। महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार नाइप ने 70% राइटर्स को मना लिया था और उसने कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवा लिया था। उसने ये नोटिस करा कि जो बूढ़े राइटर्स हैं जिनके पास आइडियाज़ ख़त्म हो गए हैं, शराब में पड़े हुए हैं, ऐसे राइटर्स को हैंडल करना बहुत आसान था, लेकिन जो यंग राइटर्स थे उनको मनाना मुश्किल था। यंग राइटर्स तो कभी कभी गालियाँ भी देते थे नाइप को, और मारपीट भी होती थी नाइप के साथ जब वो उनके पास अपना ऑफ़र लेके जाता था। लेकिन नाइप ने बहुत अच्छी शुरुआत करी थी। आखिरी साल ये एस्टिमेट किया गया कि जितनी भी स्टोरीज़ और नॉवेल्स इंग्लिश में लिखी गई थी उसमें से आधी स्टोरीज़ और नॉवेल्स नाइप की उस मशीन से लिखी गई थी। और ये तो बस शुरुआत है। आज जैसे जैसे ये सीक्रेट फैल रहा है कि नाइप स्टोरीज़ को मशीन से लिखवाता है, बहुत सारे राइटर्स जल्दबाजी कर रहे हैं मिस्टर नाइप के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए। अब ये जो स्टोरी है ना, ये पूरी स्टोरी एक राइटर नरेट कर रहा है आपको। ये पूरी स्टोरी एक राइटर नरेट कर रहा है। तो आखिर में नरेटर कहता है कि इस समय जब मैं यहाँ बैठा हूँ, दूसरे कमरे से मेरे 9 भूखे बच्चों की चीखें सुनाई दे रही हैं। मैं उनकी ज़रूरतें नहीं पूरी कर पा रहा हूँ।
उनको खाना तक नहीं खिला पा रहा हूँ, लेकिन उनकी भूख को देखकर मेरा भी हाथ नाइफ के उस गोल्डन कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। गिव अस स्ट्रेंथ ओ लॉर्ड टू लेट आवर चिल्ड्रन स्टार्व। मुझे ताकत दीजिए कि मैं अपने बच्चों को भूख में तड़पता देख सकूं। समझ में आया ना आपको? आखिर में ट्विस्ट था ये स्टोरी में। नरेटर की हालत से ये पता चल रहा है कि जिन राइटर्स ने नाइफ के कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया, उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी के दम पर अपना नाम बनाना चाहा, वो बर्बाद हो गए। और नाइफ यही तो चाहता था कि बाय देम और स्क्वीज देम आउट। अगर वो मान जाए तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं माने तो उन्हें बर्बाद कर दो। तो यहीं पर हमारी ये स्टोरी भी ख़त्म हुई। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? मुझे तो बहुत बढ़िया लगी। आज के कॉन्टेक्स्ट, आज के टाइम के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग का वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।